हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टूडेंट पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 को, जो कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये चैप्टर है, चैप्टर 14 क्लास 10 का। और इसके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं एक्सरसाइज के, उन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगा, अच्छा डिस्कशन होगा। पिक्चर्स के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा हम इन सब क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, क्लास 10 के 13 चैप्टर पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए, तो उसकी प्लेलिस्ट आप जा करके चेक करें। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें चैप्टर वाइज भी एक प्लेलिस्ट है और एक क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना है या क्वेश्चन वाइज देखना है, तो क्वेश्चन वाइज भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और चैप्टर वाइज भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 14 का डिस्कशन। तो चैप्टर 14 है जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारी रेगुलर क्लास होती है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के डिस्कशन पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो देखिए क्या है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होगा, जिसको जो इजीली अवेलेबल हो उसे हम कहेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जिसकी कॉस्ट भी कम हो उसे हम कहेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। और जिसमें जो है नॉन कम्बस्टाइल मैटर यानी पॉल्यूटेंट कम हो उसे हम कहेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जो ज्यादा स्मोक ना देता हो, जो ज्यादा पॉल्यूशन ना करता हो, और जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो और इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, तो उसे हम कहेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, एक आइडियल एनर्जी सोर्स, एन आइडियल एनर्जी सोर्स शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। एक आइडियल एनर्जी सोर्स जो है उसके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, वो ज्यादा अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करना चाहिए पर यूनिट मास। इसका क्या मतलब है, अगर मैं 1 किलो फ्यूल लेता हूं, सपोज करो मैंने 1 किलो लकड़ी ली, वुड ली, तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा होगी, या 1 केजी मैंने एलपीजी गैस बर्न की तो उससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो जिससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी वो बेटर फ्यूल माना जाएगा। यानी अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट मास से, किससे, पर यूनिट मास से। ठीक है, हीट को भी हम किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, यूनिट मास से डिवाइड कर दे रहे हैं। यानी कम मात्रा में ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो तो वो अच्छा फ्यूल है। इसका मतलब उससे जो वर्क मिलेगा पर यूनिट वो अधिक मिलना चाहिए। एनर्जी, हीट, वर्क एक ही बात है, एक ही सेम कॉन्सेप्ट है। तो उससे जो वर्क प्रोड्यूस हुआ वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो हम कहेंगे वो फ्यूल अच्छा है। वर्क पर यूनिट मास बेटर होना चाहिए। वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, रेडीली एक्सेसिबल, आसानी से प्राप्त हो सके, ऐसा फ्यूल होना चाहिए, आसानी से प्राप्त हो सकने वाला, जिसे आसानी से स्टोर किया जा सके और ट्रांसपोर्ट किया जा सके, इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। और वो सस्ता भी होना चाहिए या कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी वो ऐसी दर पर उपलब्ध हो जो ज्यादा महंगा भी ना हो, ठीक है, दूसरे सब यूज कर पाए, यानी कॉस्ट इफेक्टिव हो। और मिनिमल स्मोक, मिनिमल स्मोक मतलब कम से कम धुआं देने वाले, कम से कम पॉल्यूशन करने वाले फ्यूल अच्छे फ्यूल माने जाते हैं, वो अच्छे सोर्स माने जाते हैं एनर्जी के। तो हमसे पूछता गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल या आइडियल फ्यूल, तो भी हमारा आंसर यही सेम रहता। ठीक है, आगे ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे कि गुड फ्यूल क्या होगा, आइडियल फ्यूल क्या होगा, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो उन सब क्वेश्चन के लिए आप इस आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात, यहां तक समझ में आ गई कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, जो इजीली एक्सेसिबल हो, जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हो और जिन्हें स्टोर करना इजी हो, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना इजी हो, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, और जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, व्हाट इज ए गुड फ्यूल। अब सेम बात है कि गुड फ्यूल क्या है। अभी मैंने बताया, अगर हमें ये समझ आ गया कि गुड एनर्जी सोर्स क्या है, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि गुड फ्यूल क्या है। व्हाट इज गुड फ्यूल। अच्छा फ्यूल वो होगा जो इजीली अवेलेबल हो, जिसकी कॉस्ट कम हो, जो इजी टू स्टोर, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, यानी हीट पर यूनिट मास मैक्सिमम हो, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे पर यूनिट मास की तुलना में। ठीक है, और वो पॉल्यूशन कम करता हो, पॉल्यूटेंट कम हो, धुआं कम देता हो, नॉन वोलेटाइल मेटल्स कम होने चाहिए। तो जिसमें नॉन कम्बस्टाइल मैटर कम होगा वो एक अच्छा फ्यूल माना जाएगा, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए। तो यही चीज यहाँ पर है। तो गुड फ्यूल्स क्या होते हैं, गुड फ्यूल वो जनरेट करते हैं सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ हीट, यानी बहुत अच्छे अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें जलाया जाता है। व्हेन बर्न प्रोड्यूस मिनिमल स्मोक, मिनिमल कम से कम धुआं देते हैं, कम से कम धुआं देते हैं और आसानी से अवेलेबल होते हैं, एंड इज रेडीली अवेलेबल।
तो अच्छा फ्यूल वही है जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, जलाने पर स्मोक कम दे, लेस स्मोक मोर हीट, स्मोक क्या हो, लेस हो, हीट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, मोर हीट प्रोड्यूस करे, और इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए भी हमारा आंसर सेम बनता है, गुड फ्यूल के लिए भी हमारा आंसर सेम ही बनता है, ठीक है। आइडियल फ्यूल के लिए आ जाता तो भी हमारा आंसर सेम ही रहता। तो ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन है, इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड, अगर आप अपने खाने को गर्म करने के लिए कुछ भी एनर्जी का सोर्स यूज कर सकते हैं, तो विच वन वुड यू यूज एंड व्हाई, कौन सा फ्यूल है या कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आप यूज करोगे और क्यों करोगे। तो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी तो बहुत सारे हैं, कोल है, ठीक है, विंड एनर्जी है, और न्यूक्लियर एनर्जी है, यूरेनियम से मिलने वाली, पेट्रोलियम है, बहुत सारे हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोमास है, किसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो किसको हम यूज करेंगे, देखिए अगर हम अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इजी होना चाहिए, स्टोर करना इजी होना चाहिए। तो इन सब क्राइटेरिया पर हम देखें तो नेचुरल गैस जो है वो फिट बैठता है। नेचुरल गैस क्यों फिट बैठता है, एक तो ये क्लीन एनर्जी है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इससे जो है धुआं कम होता है। नेचुरल गैस इज क्लीन एनर्जी सोर्स, ठीक है, कॉमनली यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। घरों में हम इसको गर्म करने के लिए और खाना पकाने के लिए यूज करते भी हैं, क्योंकि इससे कम से कम स्मोक प्रोड्यूस होता है, मिनिमल स्मोक प्रोड्यूस होता है जब जलाने पर, और हाई अमाउंट ऑफ हीट ये प्रोड्यूस करता है, हाईली इनफ्लेमेबल है, यानी आसानी से और तेजी से जलता है, हाईली इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, तेजी से आग पकड़ने वाले पदार्थों को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल। इजी टू यूज है, आसानी से यूज कर सकते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी होगी बाकियों की तुलना में हम देखें तो, और इसको जनरेट कर सकती है बहुत अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में हीट भी जनरेट करता है। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड व्हेन दे आर बर्न, तो जलाने पर अच्छे अमाउंट में हीट देते हैं। तो हमारे सारे क्राइटेरिया कहां पर मीट हो रहे हैं, नेचुरल गैस पर। तो नेचुरल गैस को हम कहेंगे यहाँ पर हमारे लिए घरों में यूज करने के लिए बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिसे हम खाने को गर्म करने के लिए फॉर हीटिंग आवर फूड वी कैन यूज इट। क्लियर है। अब हमें पेट्रोलियम यूज अगर करना है तो पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टेशन काफी दूर से होगा, महंगा भी पड़ेगा, पेट्रोलियम धुआं भी ज्यादा देते हैं, यूरेनियम इसको प्रोड्यूस करना काफी कॉस्टली है, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो सोलर एनर्जी है इससे खाना बनाने में अधिक समय लगता है। तो हमें देखना है कि बेटर क्या है, ठीक है, और इजी क्या है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स जो फ्यूल्स हमें अर्थ के अंदर से प्राप्त होते हैं बाय द डिकम्पोजिशंस ऑफ वुड और प्लांट्स और एनिमल, इनका डिकम्पोजिशन हुआ, लाखों सालों में डिकम्पोजिशन हुआ, करोड़ों सालों में, उसके बाद अर्थ के अंदर क्या बन गए, एट द हाई प्रेशर एंड एट द हाई टेम्परेचर दे आर जनरेटेड टू, दे आर कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन। ये हमने पढ़ा है। तो फॉसिल फ्यूल्स जो बने हैं इनके क्या डिसएडवांटेज हैं। अब फॉसिल फ्यूल में हम देखेंगे कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल डीजल वगैरह सब पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं, ठीक है। अब हम फॉसिल फ्यूल्स का कोयले का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, गाड़ियों में धुआं देते हैं। अब कोयला का यूज करके बिजली बनाते हैं तो भी बहुत सारा जो है पॉल्यूशन होता है, गाड़ियों से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, तो ये डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पर हम डिसएडवांटेज की ही बात करेंगे, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या नुकसान है कोयला यूज करने के, कोयले फॉसिल फ्यूल है, या पेट्रोल यूज करने के, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, या डीजल को अधिक मात्रा में यूज करने के, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो बाय द कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम द लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट, प्रदूषण, पॉल्यूटेंट बहुत सारा पॉल्यूशन होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इस तरह के पॉल्यूटेंट निकलते हैं इन्हें जलाने पर, जो कि क्या करते हैं, दे लीड टू एयर पॉल्यूशन, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो फॉसिल फ्यूल से क्या निकलते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, सल्फर और अदर जो है कंपाउंड्स के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इनके कारण होती है एसिड रेन। इनके कारण क्या होती है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, क्योंकि जब ये गैसेस वाटर के साथ
मिलती हैं तो एसिडिक हो जाते हैं, वाटर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं एसिड रेन। जो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो रेन को एसिडिक रेन में कन्वर्ट कर देती हैं, और इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है ड्रिंकिंग वाटर पर। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसके साथ ये एसिडिक रेन वाला वाटर मिक्स हो जाता है, जिससे कि वो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है, और इससे सबसे ज्यादा असर पड़ता है सॉइल की फर्टिलिटी पर, जिससे कि फिर जमीन में जो फसलों का उत्पादन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो कम हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। किसके कारण, एसिडिक रेन के कारण। एसिडिक रेन किस कारण से प्रोड्यूस हुई, एयर पॉल्यूशन के कारण। एयर पॉल्यूशन का कारण कौन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स के जलने से एयर पॉल्यूशन हुआ, एयर पॉल्यूशन से एसिडिक रेन हुई, एसिडिक रेन से सॉइल फर्टिलिटी इंपैक्ट हुई, ड्रिंकिंग वाटर इंपैक्ट हुआ, ड्रिंकिंग वाटर इंपैक्ट होगा तो उसका सीधा इंपैक्ट हम पर भी होगा। ये बात क्लियर है। तो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से जो गैसेज रिलीज होती हैं उनमें मेनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक मेन फैक्टर है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन फैक्टर कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसके कारण जो है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस में भी, सबसे मुख्य गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। क्योंकि अर्थ पे जब सन से रेडिएशन आता है तो रेडिएशन टकरा करके वापस चला जाता है, पर उसको हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेती है, जिससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और वो जो हीट टकरा करके वापस चली जाती है, रिलीज हो जाती है, और रिलीज नहीं हो पाने के कारण अर्थ के आसपास का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो देखो यहां से कितनी सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं, ये हमें समझना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे। तो अभी हमने फॉसिल फ्यूल्स का डिसएडवांटेज देख लिया, इनसे जो है एयर पॉल्यूशन होता है, इससे एसिड रेन का भी ये कारण है फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा जलना, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी घट जाती है, सॉइल फर्टिलिटी इंपैक्ट होती है, और इनसे ग्लोबल वार्मिंग पर भी जो है ये एक मुख्य कारण है कि फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा जलाने से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम आजकल अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ क्यों देख रहे हैं, हम क्यों ज्यादा सोच रहे हैं सोलर एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में, हाइड्रो पावर एनर्जी के बारे में, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे, कोल था, पेट्रोलियम था, ऑयल था, एक तो इनकी मात्रा जो है वो निश्चित है, ये आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं अगर हम इनको ज्यादा यूज करेंगे। दूसरा, इनसे बड़ी मात्रा में पोल्यूशन होता है, इसलिए हमें क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी देखने होंगे, इसलिए हम बात करते हैं अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो फॉसिल फ्यूल जो कि हम ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम्स को हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं, ये है फॉसिल फ्यूल्स। इनको यूज करेंगे तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी समाप्त हो जाने पर इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि कोयला कैसे बना है, लाखों करोड़ों वर्षों तक जमीन के नीचे जब वो दबा रहा तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर उसका क्या हो गया, जो प्लांट्स थे और जो एनिमल्स थे वो दबे रहे, तो उनका कार्बनाइजेशन के द्वारा वो कोल में कन्वर्ट हो गए, और ये चीजें करोड़ों साल में बनी है। अब हम जमीन से उनको निकाल ले रहे हैं, तो निकालते निकालते क्या होगा, अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, और इन्हें दोबारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो करोड़ों सालों में बनते हैं, और इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब इनकी मात्रा भी लिमिटेड है, और अगर हम इसी तरह से यूज करते रहे तो ये घटते जाएंगे, और घटते घटते जो है रैपिड कंजप्शन हो ही रहा है, लगातार बहुत मात्रा में हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएंगे। तो हमारे लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास दो रीजन है, एक तो फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे इसलिए हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, दूसरा कि हमें क्लीन एनर्जी चाहिए जिससे कि कम अमाउंट में पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन कम करेगा। अब हम विंड एनर्जी देखें तो हवा से अगर रोटर ब्लेड घूमता है तो विंड एनर्जी क्या है, एक तरह से क्लीन एनर्जी का सोर्स है। हाइड्रो पावर एनर्जी, ठीक है, इससे जो इन सोलर एनर्जी, इनसे पॉल्यूशन कम होगा, तो पॉल्यूशन कम करने की तरफ भी हमें देखना है, क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ देखना है। दूसरा, ऐसे सोर्सेज की तरफ देखना है जो रिन्यूएबल हो, जिनसे बार बार एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती हो। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है, वो लिमिटेड है, और आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ देखना पड़ता है। क्लियर है, चीजें क्लियर हो रही है तो बता दें। और पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा पीडीएफ, और वहीं पर आप इस चीज को सारे को देख पाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ मिल जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाउ आर द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड,
एंड वाटर, एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस। पहले हम कैसे यूज करते थे विंड एनर्जी का, वाटर की एनर्जी का, आजकल हम कैसे यूज करते हैं, ये चेंज हो गया ना। पहले हम हवा से पवन चक्की चलाते थे तो उसको पानी उठाने के लिए यूज करते थे, इसको घुमा करके इससे पानी उठाने के लिए इसका यूज करते थे, ठीक है, वाटर पंप की तरह यूज करते थे हम विंड एनर्जी का। किसमें यूज करते थे, वाटर पंप में। आजकल हम वाटर पंप की बजाय विंड मिल यूज करते हैं, विंड एनर्जी को विंड मिल, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, विंड मिल्स होती हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वाटर की एनर्जी का हम यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन में, नावें चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में अभी भी करते हैं। और अब वाटर की एनर्जी का हम हाइड्रो पावर प्लांट बना करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल यूज था वो चेंज हो रहा है हमारी सुविधा के लिए, हमारी आवश्यकता के अनुसार। अब इसका यूज चेंज हो रहा है। यहाँ देखो ये पवन चक्की, ठीक है, विंड मिल है। अब जब ये घूमती हैं ये पवन चक्कियां तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पीछे यहाँ छोटा सा एक जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर की शाफ्ट घूमती है क्योंकि हवा के चलने के कारण ये जो इसके ब्लेड हैं वो घूमते हैं और फिर इसको हम इलेक्ट्रिसिटी को नीचे पोल से ले आते हैं वायर के थ्रू और इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके यूज किया जा सकता है। तो एक तरह से विंड मिल से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। पहले हम विंड मिल यूज करते थे वाटर पंप के लिए, पानी को उठाने के लिए, नदी नालों से पानी उठाने के लिए हम हवा से चलने वाली इनमें बाल्टियां लगा देते थे और हवा से ये घूमती थी और यहाँ से पानी भर करके दूसरी जगह वो गिरा देती थी, जिससे कि पानी को आगे पहुंचाया जाता था। तो विंड मिल का इस तरह से यूज होता था जब तेज हवा चलती थी। पर आजकल हम विंड मिल को एक मैकेनिकल काम के लिए, यानी फॉर द लिफ्टिंग ऑफ और ड्राइंग वाटर, इस काम के लिए अब यूज नहीं करते ज्यादा, ठीक है। पहले कुओं से, नदियों से पानी उठाने के लिए विंड मिल यूज किए जाते थे। विंड मिल वर यूज्ड टू हार्नेस द विंड एनर्जी फॉर मैकेनिकल टास्क, और मैकेनिकल टास्क क्या था, लिफ्टिंग और ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल्स। पर आजकल टुडे विंड मिल आर प्राइमरली यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी। विंड में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, हवा में चलने के कारण क्या है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। और वो काइनेटिक एनर्जी जब हवा चल रही है तो हवा के चलने के कारण ये ब्लेड जो है वो घूमते हैं, ये ब्लेड घूमते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी से, इस ब्लेड के घूमने से जो जनरेटर है वो इसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर बाय द विंड मिल। तो इसका ट्रेडिशनल यूज चेंज हो गया। और किसकी बात करी है इसी क्वेश्चन में, वाटर एनर्जी की। तो वाटर एनर्जी का ट्रेडिशनल यूज क्या था, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पानी के चलने की स्पीड को हम यूज करते थे नावों को चलाने के लिए, ट्रेडिशनल यूज था, नावों को चलाने के लिए यूज करते थे। तो एक तरह से अब क्या करते हैं, अब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं पानी की एनर्जी को। हमने बड़े बड़े बांध बना दिए, नदियों पर डैम्स बना दिए। तो डैम्स वो कहां पर बनाए, रिवर्स पर बनाए हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये देखो ये बड़ा सा एक डैम, तो डैम किस लिए बनाए जाते हैं, यहाँ पे पानी को हमने रोक लिया है पीछे, तो अब ये पानी जब यहाँ से गिरेगा तो नीचे टरबाइंस लगे रहते हैं, टरबाइन के ब्लेड्स पर ये पानी को हम गिराएंगे और उससे ये टरबाइंस रोटेट होते हैं। और जब टरबाइन रोटेट होते हैं तो उसकी शाफ्ट एक जनरेटर से जुड़ी होती है और जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है, और जब जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बांध बनाए जाते हैं, पानी की जो एनर्जी है जो ऊपर से गिरने के बाद इसमें क्या आ जाएगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब ये रुका हुआ था इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब ये तेजी से गिरेगा, घूमेगा, तो ये यहाँ पर जो है लगे हुए टरबाइंस को घुमा देगा, और जब टरबाइंस को ये घुमा देगा तो टरबाइन से जुड़ी हुई शाफ्ट घूमेगी, जनरेटर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पानी को रोक करके इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें कौन सी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके द्वारा, टरबाइंस के द्वारा। बड़े बड़े टरबाइंस लगाए जाते हैं पानी में, और टरबाइन क्या करते हैं, वो घूमते हैं, उनके घूमने के कारण फिर जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सब जगह यही कंसेप्ट हमें याद रखना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए कि हमारा मेन टास्क क्या है, कभी भी अगर हम कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो हमें टरबाइंस को रोटेट करना है या जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट करना है। अब टरबाइन की शाफ्ट जनरेटर की शाफ्ट से जोड़ देंगे तो टरबाइन रोटेट हो जाएगी, तो जनरेटर की शाफ्ट रोटेट हो जाएगी, और जनरेटर की शाफ्ट रोटेट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मेन टास्क क्या है, टरबाइन या जनरेटर को रोटेट कराना। अब वो आप किसी भी तरह से कराएंगे, हाइड्रो पावर से कराएं, चाहे उसको जो है स्टीम के द्वारा थर्मल पावर प्लांट में हम करते हैं, वहां पर वाटर वेपर को स्ट्राइक करते हैं, तो वाटर वेपर को स्ट्राइक किया जाता है तो उससे टरबाइन घूमती है। वाटर वेपर को प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कोल को बर्न करना पड़ता है। कोल को बर्न करते हैं तो उससे वाटर की स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, उसकी हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद उसको हाई प्रेशर पे टरबाइंस को
जो है दिया जाता है। टरबाइन पे जब वो हाई प्रेशर पे स्टीम टकराती है तो टरबाइन रोटेट होते हैं। जब टरबाइन रोटेट होते हैं तो उनकी शाफ्ट रोटेट होती है और उनसे जुड़ी हुई जनरेटर रोटेट होती है। जनरेटर रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मेन टास्क क्या है, टरबाइन को रोटेट करना। तो वाटर एनर्जी को हम कैसे टरबाइन को रोटेट कराना है, डैम बना करके, ठीक है, डैम बना करके टरबाइन यहाँ पर लगा दिए जाते हैं और पानी जब वहां तेजी से आता है नीचे की ओर तो वो टरबाइन को घुमाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। क्लियर है? तो ये यूज चेंज हो गया, ये बातें समझ में आ रही। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? तो क्लियर हो रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक कर दें। इसी तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे तो 13 चैप्टर आपके पहले ही हो चुके हैं, ठीक है, 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट है चैनल पे, सब कोई भी क्वेश्चन आप सर्च करोगे द स्टडी डेटा साथ में लिख दोगे तो आपको यूट्यूब सर्च में मिल जाएगा और चैनल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर। क्लास 9 और 10 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं साइंस के, और भी क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं मैथ के भी, एसएसटी के भी, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर जल्दी आपको मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर यूज इन सोलर कुकर एंड व्हाई। अब सोलर कुकर के लिए कौन सा मिरर हमें यूज करना है। देखो यहाँ पर सोलर कुकर रखा हुआ है, तो सोलर कुकर क्या करता है, सन से आने वाली हीट को, सन से आने वाली जो हीट है, एनर्जी है, उसको यूज करता है। जब ये सन से आने वाली जो हीट है वो इस प्लेन से टकराएगी और वो रेस कहां पर आकर के फोकस हो जाएंगी, वो सब इस सोलर कुकर की तरफ फोकस हो जाएंगी और उससे क्या होगा, ये सोलर कुकर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर रखा हुआ खाना पक जाएगा। तो ये जो प्लेट हमने यहाँ यूज करी है ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव शेप में है। तो ये क्या करेगी, जो फोकस है वहां फोकस पर हमने किसको रख दिया है, बर्तन को रख दिया है, सोलर कुकर को रख दिया है। तो कुकर कहां पर रखा है, कॉनकेव मिरर के फोकस पे, ताकि इसके किसी भी हिस्से में जहां लाइट पड़ेगी वो लाइट टकराने के बाद कहां आ जाएगी, वो सोलर कुकर की ओर आ जाएगी, फोकस पे आ जाएगी, और जिससे इस पॉइंट पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और उस टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसके अंदर रखा हुआ खाना पक जाएगा। तो इसका मतलब हमें सोलर कुकर के नीचे कौन सा मिरर यूज करना है, वो यूज करना है कॉनकेव। कौन सा मिरर यूज करना है, कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन अ सोलर कुकर, ठीक है, ये याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है एक तरह से जो सनलाइट है उसको कंसंट्रेट कर देता है, फोकस कर देता है कहां पर, जहां पर खाना पक रहा है। खाना कहां पर पक रहा है, कुकर पर। तो सारी लाइट को ये कहां फोकस कर देता है, इस कुकर पर फोकस कर देता है, ठीक है, ये सारी लाइट को कुकर पर फोकस कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है जो भी सनलाइट है उसको एक जगह पर, खाना जहां पक रहा है, तो जनरेट हीट फॉर कुकिंग द फूड। तो द मिरर डायरेक्ट ऑल द इनकमिंग सनलाइट, जितनी भी सनलाइट आ रही है उसको कहां पर, फोकल पॉइंट पर। और फोकल पॉइंट पर हमने क्या रखा हुआ है, बर्तन को रखा हुआ है। हमने फोकल पॉइंट पर किसको रखा हुआ है, बर्तन को रखा हुआ है। तो इस बर्तन में जो खाना बनेगा वो हमने फोकल पॉइंट पर रखा है, कुकर को रखा हुआ है। तो और इससे क्या होगा, इट कॉजिंग द टेम्परेचर एट द पॉइंट टू राइज, और उस पॉइंट पर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इसके कारण जो कुकर में रखा हुआ खाना है वो पक जाता है, कुक हो जाता है। तो हीट का इंपॉर्टेंट रोल है फूड को जो है पकाने में, कुक करने में। और हीट को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज किया, नीचे हमने कॉनकेव प्लेट यूज करी है और वो कॉनकेव प्लेट पूरी हीट को फोकस कर दे रही है कुकर के ऊपर। ये बात क्लियर है? तो इस तरह से होता है सोलर कुकर का कॉन्सेप्ट। आप समझ गए, सोलर कुकर का कॉन्सेप्ट समझ गए तो लाइक कर दें वीडियो को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशियन। ओशियन से, समुद्र से जो एनर्जी हम प्राप्त करते हैं उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ये क्वेश्चन है। उसकी क्या लिमिटेशंस है, ओशियन से प्राप्त होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी। हम टाइडल एनर्जी, वेव से हम एनर्जी लेते हैं, वेव एनर्जी कह सकते हो आप, या टाइडल एनर्जी। पर ओशियन से एनर्जी प्राप्त करने की क्या लिमिटेशंस है ये देखिए। अब यहां पर हमें ओशियन से जो एनर्जी मिलती है उसको हम टाइडल एनर्जी या वेव एनर्जी या ओशियन थर्मल एनर्जी, जो टेम्परेचर डिफरेंस से भी हम एनर्जी ले सकते हैं कि समुद्र के अंदर नीचे जाएंगे तो गहराई पर जो है 20 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, ऊपर सतह पर थोड़ा ज्यादा होता है। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उसे ओशियन थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो हम तीन तरीके से मेनली जो है, जब टाइड आता है, हाई टाइड और लो टाइड, तो उससे जो एनर्जी हमें मिलती है उसे कहते हैं टाइडल एनर्जी। जो समुद्र में, ओशियन में जो वेव्स चलती हैं उन वेव्स से एनर्जी हम अगर प्रोड्यूस करते हैं उसे कहेंगे वेव एनर्जी। और जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, समुद्र में गहराई पर और सतह पर, उस टेम्परेचर डिफरेंस से एनर्जी जो जनरेट होती है उसे कहते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। अब इस समय बहुत चैलेंजेस हैं, ये बहुत इजी नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, आसानी से इनको एक्सेस करना जो है वो आसान नहीं है।
टाइडल एनर्जी जो है क्योंकि डिपेंड करती है अर्थ, मून और सन की पोजीशन पे। टाइड्स कब आते हैं? जब अर्थ, मून और सन की जो स्पेसिफिक पोजीशन होती है तब हाई टाइड और लो टाइड आते हैं, ठीक है। एक कंडीशन आती है हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड और लो टाइड के समय पानी का जो है वो लेवल अलग अलग होता है समुद्र के अंदर, ठीक है। और क्योंकि टाइडल एनर्जी इनकी पोजीशंस पे डिपेंड है, इसका मतलब ये एक तरह से इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि टाइडल एनर्जी हमें कब मिलेगी? जब ये रिलेटिव पोजीशन बनेगी तभी तो टाइड आएगा, तो वाटर की मूवमेंट भी तभी होगी। तो इसके लिए दूसरा, टाइडल एनर्जी के लिए हमें बहुत ऊंचे डैम्स बनाने पड़ते हैं, हाई डैम्स। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है हाई डैम्स बनाने के लिए, और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हाई डैम्स बनाने पड़ते हैं, ये लिमिटेशन है। दूसरा, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग वेव्स की जरूरत होती है। टाइड आए तो अच्छी वेव्स, हाई वेव्स प्रोड्यूस करने वाले होने चाहिए, ठीक है। अगर बहुत कम लेवल के टाइड्स आते हैं तो उससे जो है हमें अच्छे अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलती, हमें स्ट्रॉन्ग वेव्स की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वेव एनर्जी के लिए भी। तो स्ट्रॉन्ग वेव्स की आवश्यकता होती है। जो ऐसा ओशियन होता है जहां पर वेव्स कम जनरेट होते हैं या कम एनर्जी वाले होते हैं, तो वहां पर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मुश्किल होती है, ठीक है। तो इसके लिए इफेक्टिव तरीके से हम जब भी प्रोड्यूस कर सकते हैं वेव एनर्जी, तब वहां पर स्ट्रॉन्ग वेव्स मौजूद हो। दूसरा, अगर हम ओशियन थर्मल एनर्जी की बात करें तो इसके लिए जो टेंपरेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बताया 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेंपरेचर डिफरेंस होना चाहिए। अब 20 डिग्री टेंपरेचर डिफरेंस के लिए तो हमें काफी अंदर जो है समुद्र के डीप, समुद्र में जाकर के डीप वाटर में ठंडा मिलेगा, और ऊपर हम जाएंगे ओशियन पे, वहां पर हॉट मिलेगा। और ये डिफरेंस जो है वो काफी गहराई पर मिलता है, और इसलिए बहुत सारे इक्विपमेंट हमें यूज करने पड़ सकते हैं, बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। टू हार्नेस द ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी ओशियन थर्मल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए 20 डिग्री का डिफरेंस चाहिए सरफेस वाटर में और डीप वाटर में, और जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। 20 डिग्री टेंपरेचर का डिफरेंस प्राप्त करना भी कठिन होता है। स्ट्रॉन्ग वेव्स हर जगह मौजूद हो, या स्ट्रॉन्ग वेव्स मौजूद हो तभी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, जब टाइड आते हैं तो टाइड आने के लिए रिलेटिव पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्थ, मून और सन की। तो उनकी रिलेटिव पोजीशन होती है तभी जो है वो टाइड्स आते हैं, और इसके लिए हमें हाई डैम्स बनाने पड़ते हैं। तो हाई डैम्स बनाने में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये सब लिमिटेशंस हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जियोथर्मल एनर्जी आपने सुना होगा, पृथ्वी जो है वो अंदर से गर्म है ना, अर्थ हमारे अंदर से गर्म है। और आपने कहीं सुना होगा कहीं कहीं जो है जमीन से गर्म पानी आता है, तत्ता पानी आता है। जैसे पंजाब में एक जगह है, सॉरी हिमाचल में एक जगह है मणिकर्ण गुरुद्वारा। तो मणिकर्ण गुरुद्वारे में अगर आप जाओगे तो वहां पर एक फुहारा फूटता है जिससे गर्म पानी निकलता है। तो गर्म पानी क्यों निकलता है? क्योंकि अर्थ के अंदर से जो हीट है वो वहां पर जनरेट हो रही है, और उसके कारण वहां से निकलने वाला पानी भी जो है वो गर्म आता है। तो कई जगह हमें ऐसे सोर्सेज मिलते हैं जहां पर अर्थ के अंदर गर्म पानी हमें मिलता है। अब ये गर्म पानी जो मिलता है, जो वार्म वाटर है, या कहीं कहीं से वार्म गैसेज निकलती हैं, गर्म गैसें निकलती हैं, तो ये हमारे लिए क्यों यूजफुल हो जाती है? इसलिए यूजफुल हो जाती है जियोथर्मल एनर्जी। जो जियोथर्मल एनर्जी है, क्योंकि हमें वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना होता है, तो उसका टेम्परेचर राइज करना पड़ता है। और अगर वो ऑलरेडी गर्म है, हॉट वाटर है, या वो ऑलरेडी स्टीम निकल रही है कहीं जमीन से, या कहीं जमीन से गर्म पानी निकल रहा है, तो हमें कम हीट देनी पड़ेगी, कम हीट देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हम उस सीधे सीधे उस हॉट वाटर को यहाँ से लेंगे, जहां जमीन से कहीं अगर हमें गर्म पानी या स्टीम मिल जाए, हॉट वाटर हो या स्टीम हो, उस स्टीम को हम ले जाएंगे और उसको और थोड़ा सा उसका टेम्परेचर राइज करके उसको टरबाइन से टकराएंगे। तो टरबाइन से जब उसको हाई प्रेशर पर टकराया जाएगा तो ये टरबाइन रोटेट होंगे, और टरबाइन रोटेट होंगे तो उनकी साथ यहाँ जनरेटर से कनेक्ट है, तो जनरेटर भी रोटेट होगा, और जब जनरेटर रोटेट होगा तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से के बाद जो गैसेज हैं उन्हें ठंडा कर लिया जाएगा, ठंडा करके वापस से ठंडे पानी को हम इंजेक्ट वेल में डाल देंगे, और फिर से वो गर्म पानी में मिल करके फिर से इस तरह से सिस्टम हमारा चलता रहेगा। तो कहीं कहीं पर अगर गर्म पानी के सोर्सेज होते हैं तो वहां पर हम जियोथर्मल प्लांट लगा करके जियोथर्मल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जियोथर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं? जहां पर कहीं हॉट वाटर या हॉट स्टीम अर्थ के अंदर से आ रही होती है, उसी को यूज करते हैं। हॉट वाटर या हॉट स्टीम जो अर्थ के अंदर से हमें प्राप्त हो रही है, उसको और थोड़ा सा गर्म करके उस पानी को और उस गैस को यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा कम एनर्जी देनी पड़ती है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। अर्थ की हीट से क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं अर्थ की हीट से। अर्थ की हीट ने क्या किया? पानी को गर्म कर दिया था। जो पानी गर्म था तो हमें कम गर्म करना पड़ा, हमें उसकी भाप बनाने में कम मेहनत करनी पड़ी, क्लियर सी बात है। तो अगर हमें उसकी भाप बनाने के लिए, वेपर बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी हमारी सेव हो गई ना। और उस वेपर से, उस स्टीम से हमने क्या किया? टरबाइन को घुमाया और इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो ये जो हीट है
इसी हीट को, जो हमें अर्थ के अंदर से जो हीट मिल रही है, जिसकी वजह से हमें हॉट वाटर या स्टीम हमें मिलती है, उसी हीट को हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। वही हीट क्या है, जियोथर्मल एनर्जी है। इसी जियोथर्मल एनर्जी को जियोथर्मल पावर प्लांट यूज कर लेते हैं और यूज करके क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। क्लियर है? तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जो हॉट वाटर या हॉट स्टीम हमें अर्थ के अंदर से मिल रही है, तो उसकी जो एनर्जी है वो है जियोथर्मल एनर्जी, और इसी जियोथर्मल एनर्जी को जियोथर्मल पावर प्लांट यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम यूरेनियम का यूज करते हैं और इस तरह के जो एटम्स हैं उनका यूज करते हैं और उनके द्वारा, उनका न्यूक्लियर फिजन के द्वारा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि है न्यूक्लियर एनर्जी। इसके क्या एडवांटेज है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब क्या एडवांटेज है, एक तो जो न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल क्या होते हैं, सपोज यूरेनियम है, न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम प्लूटोनियम, ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है। यूरेनियम, अगर हम थोड़ा सा यूरेनियम ले लें, 1 ग्राम यूरेनियम ले लें, तो 1 ग्राम यूरेनियम से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी वो कई टन कोल की एनर्जी के बराबर है। सैकड़ों टन अगर हम कोयला जलाते हैं, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो 1 ग्राम यूरेनियम से प्रोड्यूस की गई एनर्जी के इक्वल है। इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है पर यूनिट मास। ठीक है, छोटे से मास से ही बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, इनमें क्या करते हैं, यूरेनियम का विस्फोट करते हैं, उसका फिजन करते हैं। उस फिजन के द्वारा जब फिजन रिएक्शन हो रही होती है तो उससे बहुत सारी हीट जनरेट होती है, बहुत सारी हीट जनरेट होती है। तो उस जनरेट हो रही हीट से हम उस हीट से वाटर की वेपर प्रोड्यूस करते हैं या स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वाटर की स्टीम प्रोड्यूस हो जाती है तो उस स्टीम को हम हाई प्रेशर पे ले जाकर के टरबाइन से स्ट्राइक करते हैं, और टरबाइन पर जब वो स्ट्राइक करती है तो टरबाइन के ब्लेड रोटेट होने लगते हैं। टरबाइन के ब्लेड रोटेट होते हैं तो उससे जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट होने लगती है, जो उसी से जुड़ी रहती है। टरबाइन की शाफ्ट और जनरेटर की शाफ्ट एक साथ जुड़े रहते हैं। टरबाइन रोटेट होती है तो उससे जुड़ी शाफ्ट के कारण जनरेटर रोटेट होता है, जनरेटर के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 12 में भी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जनरेटर में क्या लगे होते हैं, मैग्नेट लगे होते हैं। तो मैग्नेट के बीच में जब कॉइल रोटेट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कॉइल के रोटेशन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले से जानते हैं। अब मैं उस कॉन्सेप्ट की बात इसलिए डिटेल में नहीं कर रहा हूं कि आप समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। और यूरेनियम जो है, 1 ग्राम यूरेनियम भी बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है एक पर यूनिट मास से। इसलिए ये बहुत इसका अच्छा एडवांटेज है। प्लस इससे कोई स्मोक नहीं होगा, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, क्योंकि ये तो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, क्लीन एनर्जी का सोर्स है। इससे स्मोक पैदा नहीं होगा, इससे धुआं नहीं निकलेगा ज्यादा। दो एटम्स को हमने एटम को स्ट्राइक किया, एटम के स्ट्राइक करने से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पर कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पैदा नहीं होंगी। अगर हम देखें तो अगर हम कार्बन जलाते, कोयला जलाते, तो एक सिंगल एटम यूरेनियम, एक सिंगल एटम यूरेनियम इतनी ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है जितना 10 करोड़ एटम कार्बन के जलाने पर जो है हीट प्रोड्यूस होती, या 1 करोड़ एटम कार्बन के, सॉरी 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन में 1 करोड़ एटम, 10 मिलियन कार्बन के, अगर हम 10 मिलियन कार्बन एटम जलाएं और 1 यूरेनियम का एटम जलाएं, तो दोनों से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बराबर होगी। 1 पार्टिकल यूरेनियम का और 1 करोड़ पार्टिकल कार्बन के इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कितना अच्छा सोर्स है जो है यूरेनियम या न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ये हमें यहां से क्लियर होता है। यानी अगर हमने केवल और केवल फिजन वाले प्रोसेस में, जो न्यूक्लियर एनर्जी में फ्यूजन भी होता है, फ्यूजन का किसमें होता है, जैसे सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी किससे आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, जहां 2 एटम मिलकर के फ्यूज हो जाते हैं और उसके फ्यूज होने से बहुत एनर्जी बनती है। फिजन में क्या होता है, कोई एक एटम को स्ट्राइक करते हैं, उसे 2 एटम में तोड़ देते हैं तो एनर्जी बनती है। और फिजन की जो एनर्जी है वो फ्यूजन से कम है, फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी बनती है। 2 एटम के फ्यूज होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो और ज्यादा है। यानी सिर्फ 4 हाइड्रोजन के एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम अगर फ्यूज कर दिए जाए, 4 इलेक्ट्रॉन के फ्यूजन से 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कितनी, 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कितनी ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है फ्यूजन में सिर्फ 4 हाइड्रोजन एटम से। और जबकि 1 यूरेनियम के एटम से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, 1 करोड़ कार्बन एटम की एनर्जी के बराबर। जो 1 करोड़ कार्बन एटम से जो एनर्जी मिलती है, यानी फ्यूजन और फिजन दोनों ही क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोसेस है। न्यूक्लियर एनर्जी के 2 प्रोसेस हैं, एक तो होता है न्यूक्लियर फिजन यानी विखंडन, जिसमें कोई एक बड़ा पार्टिकल 2 पार्टिकल्स में या 2 से ज्यादा पार्टिकल में टूट जाता है और उस दौरान क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इसको हम ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं।
वही न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में दो छोटे पार्टिकल्स, सपोज दैट जैसे हाइड्रोजन, वो आपस में मिल करके, दो पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, स्पेलिंग दोबारा ले लेंगे, यहां लिख देता हूं फ्यूजन की। ठीक है, FUSION ये है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है, देखें क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, एक सेकेंड। कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पॉल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट, क्या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन फ्री हो सकता है, क्यों और क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है। तो हम देखें तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो पॉल्यूशन फ्री कंप्लीटली नहीं हो सकता है। नो एनर्जी सोर्स इज कंप्लीटली फ्री ऑफ पॉल्यूशन, कोई भी एनर्जी सोर्स कंप्लीटली जो है फ्री नहीं होता है पॉल्यूशन के, हर एक सोर्स से कुछ ना कुछ जो है अमाउंट पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस सम फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, फॉर इंस्टेंस बाय प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हम देखें तो ये हाईली डेंजरस होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सही बात है, बट इनका भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक नुकसानदायक इफेक्ट है कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर कोयला यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बट उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बहुत सारे जो सल्फर ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट को हार्म होता है। तो कोई भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री हो सकता है ऐसा नहीं है। ठीक है, पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री जो हमारे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है आज के जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिन्हें हम कहते हैं वो पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यूज की जाती है रॉकेट फ्यूल्स के लिए, हाइड्रोजन हैज बीन यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। वुड यू कंसीडर इट ए क्लीन फ्यूल देन द सीएनजी, क्या सीएनजी की तुलना में एक बहुत क्लीन फ्यूल है? बिल्कुल ये क्लीन फ्यूल माना जाता है सीएनजी की तुलना में। वाई और वाई नॉट, तो आपने देखा है कि आजकल तो हाइड्रोजन कार भी आने लग गई है, हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता था, हाइड्रोजन को तो अब हम कार में भी यूज करने लगे, हाइड्रोजन ट्रेन भी आ चुकी है, हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस भी आ चुकी हैं, आजकल तो सीएनजी यूज होती है, कार में यूज करते हो, बसेस में यूज करते हो। तो इनमें कौन सा जो है ज्यादा क्लीन फ्यूल है? तो हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन गैस इज क्लीनर देन सीएनजी। ठीक है, सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन गैस क्या है, बहुत क्लीन फ्यूल है। क्यों? सीएनजी में होते हैं हाइड्रोकार्बन, सीएनजी में होते हैं कुछ पॉल्यूटेंट जो कार्बन कंटेन करते हैं, और इसीलिए जब हम सीएनजी को यूज करते हैं तो उससे जो है कार्बन एक पॉल्यूटेंट के रूप में निकलता है। तो सीएनजी क्या कंटेन करती है? हाइड्रोकार्बन कंटेन करती है, तो इसका मतलब इसमें कार्बन कंटेंट है, और जब आप इसको जलाओगे तो सीएनजी में जो कार्बन है वो एज ए पॉल्यूटेंट है, तो जलाने पर क्या होगा, वो कार्बन देगा। अब हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन में क्या, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये वेस्ट फ्री क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, तो जब इसको जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगी? वेपर प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक हम फ्यूजन प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, तो इट डू नॉट प्रोड्यूस एनी वेस्ट, इसमें कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं ये एक क्लीनर अल्टरनेटिव है किसका? सीएनजी का। हाइड्रोजन को जलाने पर, हाइड्रोजन को फ्यूज करने पर कुछ भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए ये ज्यादा क्लीन फ्यूल माना जाएगा। ये बात क्लियर है? तो हाइड्रोजन क्यों क्लीन फ्यूल है? क्योंकि इसको जब हम फ्यूज करते हैं, फ्यूजन प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है? फ्यूजन प्रोसेस, तो इसमें जो है कोई भी वो वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बताइए, नेम द टू एनर्जी सोर्सेज दैट वुड यू कंसीडर टू बी रिन्यूएबल। दो एनर्जी सोर्सेज जिन्हें आप रिन्यूएबल सोर्सेज कहेंगे एनर्जी का, और यहाँ पर एग्जांपल भी आपको दिख रहा है, सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, क्योंकि हम इन्हें बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बार बार प्रोड्यूस की जा सकती हैं, इसलिए ये दोनों क्या है? रिन्यूएबल है। पहले हम सोलर एनर्जी डिस्कस करेंगे, सन से मिलने वाली एनर्जी, सन एनर्जी। सन एनर्जी रिन्यूएबल है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगी और इसे हम बार बार इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज सोलर एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं, 1h2 ड्यूटेरियम और 1h3, ठीक है, ये मिलते हैं, मिलने के बाद ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और बनाते हैं हीलियम,
2He4 प्लस एक न्यूट्रॉन भी बनता है, एक न्यूट्रॉन बनता है और प्रोड्यूस होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिलकर के फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा विस्फोट होता है जिसे हम कहते हैं फ्यूजन, और इससे बनता है हीलियम और एक न्यूट्रॉन और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यहाँ पर देखो ये फ्यूजन हुआ और इससे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ट्रिटियम और ड्यूटेरियम मिलते हैं और फ्यूजन होता है, बहुत सारी एनर्जी बनती है, हीलियम और न्यूट्रॉन अलग हो जाते हैं। तो ये फ्यूजन जो है जिसमें कि हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम बनता है। हीलियम एक हैवी एटम है हाइड्रोजन की तुलना में, और सन की जो एनर्जी है वो इसी के कारण है। सन की एनर्जी किसके कारण है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण है। सन की एनर्जी का मेन रीजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन का होना। ठीक है, तो इसके कारण जो है सन पर बहुत सारी एनर्जी है, वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम बड़ी मात्रा में है और ये लगातार सालों से हीट प्रोड्यूस करता जा रहा है। तो सन पर हीट प्रोड्यूस होने का मेन कारण है हाइड्रोजन का होना, हीलियम का होना। तो सोलर एनर्जी सैकड़ों सालों तक हमें मिलती रहेगी, करोड़ों सालों तक मिलती रहेगी, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं कि करोड़ों सालों तक इस तरह से बनती रहेगी और हीट हमको मिलती रहेगी। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अच्छा विंड की बात करें, विंड भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हवा चलती है तो हवा तो हमेशा चलती रहेगी, तो हम विंड एनर्जी को यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो हवा के चलने के कारण कौन सी एनर्जी है, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एयर, हवा का चलना ही क्या है, विंड एनर्जी है, ये हम सभी जानते हैं। अब अगर हम विंड मिल को यूज करें, विंड मिल को यूज करें, इस तरह से हमने विंड मिल लगा दिए जो कि बहुत सारे ब्लेड लगे हुए हैं और ये घूमेंगे, तो विंड मिल हवा के कारण घूमेगी, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इट इज हार्नेस्ड बाय, हार्नेस्ड बाय मतलब किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, हार्नेस्ड बाय विंड मिल, विंड मिल के द्वारा प्राप्त की जाती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो द विंड क्रिएटेड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ पर किसी जगह ज्यादा हीट मिलती है, किसी जगह कम हीट मिलती है। अब ये बात समझना, किसी जगह सन से मिलने वाली हीट की मात्रा ज्यादा होती है, किसी जगह सन से मिलने वाली हीट की मात्रा कम होती है, और इस कारण से क्या होता है, अलग अलग जगहों के तापमान में अंतर आ जाता है। जब अलग अलग जगहों के तापमान में अंतर आ जाता है तो इसी कारण से क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो क्रिएट हुआ उससे प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है। तो जब अलग अलग जगह का प्रेशर अलग अलग होता है तो हम जानते हैं हवाएं कैसे चलती हैं, विंड कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो करती है। तो जब अलग अलग रीजन के प्रेशर अलग अलग होते हैं तो हवाएं जो है बहने लगती हैं, चलने लगती हैं। तो हवा लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो करती है, और ये सब किसके कारण होता है, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की हीटिंग कैसी होती है, अनइवन होती है, सभी जगह एक समान नहीं होती है। इसके कारण जो हीटिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा। अब यहाँ हमेशा जो है कहीं ना कहीं टेम्परेचर ज्यादा, कहीं टेम्परेचर कम, यानी हवा भी हमेशा चलती रहेगी। जब हवा हमेशा चलती रहेगी तो विंड मिल जो है वो हमेशा घूमती रहेंगी। जब विंड मिल हमेशा घूमती रहेगी तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उससे हमेशा बनती रहेगी। इसका मतलब ये एक ऐसा कैसा सोर्स है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स है जो हमेशा हमें एनर्जी देता रहेगा। हम कह सकते हैं ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो समझ गए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने सन से मिलने वाली एनर्जी को समझा, यानी सोलर एनर्जी जो हमेशा हमें मिलती रहेगी, हमेशा रिन्यू होती रहेगी, कोई एक्सपायरी नहीं आएगी करोड़ों सालों तक। इसी तरह से विंड से मिलने वाली एनर्जी, विंड एनर्जी भी कभी समाप्त नहीं होगी, करोड़ों सालों तक हम इसको यूज करते रह सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये हमने कर लिया है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखें, नेम द टू एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसीडर टू बी एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब समाप्त हो जाने वाले, ऐसे सोर्सेज, एनर्जी के ऐसे सोर्सेज जो समाप्त हो जाएंगे, कभी भी खत्म हो सकते हैं, और क्या रीजन होगा आपने इनको एग्जॉस्टिबल में रखने का वो भी बताना है। गिव द रीजन फॉर योर चॉइसेस। तो मैं इसमें सबसे पहले रखूंगा कोल को। कोल एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो खत्म हो जाएगा अगर हम उसको ऐसे ही यूज करते रहे, ज्यादा मात्रा में यूज करते रहे। क्यों? कोल बनता है बाय द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट वर बर्न अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर एगो। लाखों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल जमीन के अंदर दब गए थे, उनके दबे रहने से ये क्या है, ये बना है। ठीक है, दैट वर बर्न नहीं, दैट वर ब्यूरिड, ब्यूरिड मतलब अंदर दब गए थे। ठीक है, अब अंदर दबे होने के कारण लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, इट टेक्स मिलियंस ऑफ द ईयर,
लाखों करोड़ों सालों में बना है, ठीक है, मिलियंस ऑफ द ईयर, उसमें ये कोल में कन्वर्ट हो गए। अब हम इनको निकाल रहे हैं, अब हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द कोल ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, सन 1800 के बाद से लगातार कोयले की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, कोल की डिमांड बढ़ रही है, और इसलिए कोल को ज्यादा से ज्यादा निकाला जा रहा है अर्थ से। कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ज्यादा कंजप्शन होगा तो, क्योंकि अमाउंट ऑफ जो कोल है वो तो लिमिटेड है, अर्थ के अंदर जो कोल का अमाउंट है वो लिमिटेड है, और ये ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगा, ये तो लाखों करोड़ों सालों में नॉन रिन्यूएबल है, तो इसका मतलब ये खत्म भी हो जाएगा अगर हम इसी तरह यूज करते रहे। तो ये एग्जस्टिबल एनर्जी सोर्स है, एग्जस्टिबल मतलब समाप्त हो जाने वाला, अगर हम इसे ज्यादा मात्रा में यूज करते चले गए तो ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है और एग्जस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। समझिए, कोल इज नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसका जो रैपिड कंजप्शन है, अधिक मात्रा में जो कंजप्शन हो रहा है, वो जल्दी ही इसको क्विकली तेजी से क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्लियर है? तो कोयला की खदानों से निकलता है कोयला, कोल, ठीक है, और इसको हम तेजी से निकालते जा रहे हैं, और कोयले को जलाया भी बड़ी मात्रा में जाता है, खासतौर पे थर्मल पावर प्लांट्स में। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयले का बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। दूसरा सोर्स है एनर्जी का, वो है वुड, जिसे हम एडजस्टेबल सोर्स में कंसीडर करेंगे, समाप्त हो जाने वाले सोर्स में, अगर हम इनको ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। तो लकड़ी ऐसा सोर्स है जो कहां से मिलती है, जंगल से मिलती है। वुड जो है वो हमें कहां से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है, ठीक है। और अगर हम इसको बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करें, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटें, रैपिड लेवल पर डिफोर्टेशन हो, अधिक मात्रा में वनीकरण जिसे हम कहते हैं, रैपिड डिफोरेस्टेशन, बहुत ज्यादा पेड़ों को काटना अगर होगा, तो इससे क्या होगा, जंगल भी कम हो जाएंगे, पूरी दुनिया में पेड़ और जंगल खत्म हो जाएंगे, और जो पेड़ और जंगल बनने में हजारों साल लगे हैं, उन्हें काटने में कुछ ही समय लगेगा अगर हम इसी तरह से काटते रहे। तो रैपिड डिफोरेस्टेशन से क्या होगा कि ये खत्म हो जाएंगे, और इस तरह से हमारा जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो वुड है, वो समाप्त हो सकता है, इसलिए हम इसको एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ गई? एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये खत्म हो सकता है अगर हम इसको ज्यादा कंजप्शन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं चैप्टर के एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं। अब तक के जो क्वेश्चन थे वो चैप्टर के बीच वाले क्वेश्चन थे, अब चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आ गए हैं। तो यहां तक का वीडियो अगर आपने देख लिया तो पहले वीडियो को लाइक कर दें। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका, ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट हॉट वाटर ऑन। ऑप्शन ए है सनी डे, क्लाउडी डे, हॉट डे और विंडी डे। ये आपके ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन है। तो किस दिन हम सोलर वाटर हीटर को यूज नहीं कर सकते, तो इसका सही आंसर होगा सनी डे, क्लाउडी डे, हॉट डे और विंडी डे। तो क्या होगा, क्लाउडी डे। सोलर वाटर हीटर अगर आपको देखना है तो ये है, देखो ये सोलर वाटर हीटर है, यहाँ पर ये वाटर टैंक है। अब वाटर टैंक से वाटर आता है यहाँ पर स्टोरेज टैंक के अंदर, ये स्टोरेज टैंक है। इस स्टोरेज टैंक से ये वाटर, यहाँ पर ये पाइप्स लगे हुए हैं, इन पाइप में जाता रहता है और वापस फिर टैंक में जाता रहता है। तो इस तरह से इन पाइप के अंदर फ्लो करता रहता है, और ये पाइप जो है सन से हीट ले रहे होते हैं, सन से हीट प्राप्त करते हैं, और इनके अंदर जो है पानी गर्म होता है और फिर इस टैंक में ही जमा होता रहता है, गर्म घूम घूम करके फिर गर्म होकर के वापस जाता रहता है, और धीरे धीरे इस टैंक का सारा पानी गर्म हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सोलर वाटर हीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सन की एनर्जी का यूज करते हैं वाटर को हीट करने के लिए। तो ये एक तरह से रफ डायग्राम हो गया सोलर वाटर हीटर का। और अगर क्लाउडी डे होगा, अगर बादल होंगे, तो हम जो है पानी को हीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सन से हमें हीट नहीं मिलेगी। जबकि हवा वाले दिन, विंडी डे में या गर्म दिन में, या सूरज जब निकला हो सनी डे में, हमें अच्छी खासी मात्रा में हीट मिलेगी, तो उस दिन हम सोलर वाटर हीटर को यूज कर सकते हैं। तो क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है? वुड, गोबर गैस, न्यूक्लियर एनर्जी और कोल। तो बहुत सिंपल सी बात है, बायोमास जो है एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे सीवेज वेस्ट है, सीवेज का वेस्ट है, या फिर फॉरेस्ट्री और रेजिड्यू है, लकड़ियां हैं, पत्ते हैं, ये सब जंगल का जो वेस्ट है, या जो बायोमास है वो इंडस्ट्रियल रेजिड्यू हो सकता है, तो एग्रीकल्चर रेजिड्यू हो सकता है, ठीक है, फसलों से निकलने वाले क्रॉप्स का रेजिड्यू, एनिमल रेजिड्यू हो सकता है, एनिमल का वेस्ट, या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं। ये सब बायोमास के सोर्सेज हैं।
ठीक है। बट न्यूक्लियर एनर्जी तो बायोमास का सोर्स नहीं है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर किसको रखेंगे, सी को। न्यूक्लियर एनर्जी एक बायोमास का सोर्स नहीं है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट द स्टोर्ड सोलर एनर्जी। ये ज्यादातर क्या है कि जो सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड सोलर एनर्जी के ही फॉर्म है। यानी हम कह सकते हैं कि ज्यादातर एनर्जी किसी भी रूप में हमें मिल रही है उसका प्राइमरली कॉज सन है, यानी हमें सारी एनर्जी कहां से मिलती है, सन से मिलती है। बट इस ऑप्शन में कौन सा जो है सोर्स ऐसा है जो जिसकी प्राइमरी एनर्जी कहां से, सन से नहीं आ रही है। तो जियोथर्मल एनर्जी को अगर मैं देखूं, जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है कि अर्थ के अंदर का जो हॉट वाटर है या स्टीम है उसको हम यूज करते हैं। तो अर्थ के अंदर हॉट वाटर स्टीम प्रोड्यूस होने का सोर्स भी तो सन ही है। सन से अर्थ में हीट आती है, हीट से वो सन की अर्थ की सरफेस गर्म होती है, तो अर्थ की सरफेस के अंदर जो थोड़ा बहुत वाटर स्टोर है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कहीं कहीं पर हॉट वाटर और हमें हॉट स्टीम मिलती है। तो कहीं ना कहीं जियोथर्मल एनर्जी का प्राइमरी सोर्स सन हो सकता है। विंड एनर्जी का हवा कब चलती है, हवा जब चलती है जब पृथ्वी की सतह पर अलग अलग जगहों पर तापमान का अंतर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण अलग अलग रीजन में प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होने के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। यानी टेम्परेचर डिफरेंस कैसे कॉज हुआ, जब सन से हीट रिसीव करती है अर्थ की सरफेस तो हर जगह पर समान हीट रिसीव नहीं होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव नहीं होती है, अनइवन रिसीविंग होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इस कारण से विंड एनर्जी आती है, यानी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन हो गया। तो विंड एनर्जी के पीछे भी सन है, सोलर एनर्जी के पीछे भी सन है, बायोमास की एनर्जी के पीछे भी सन है, वेव की एनर्जी के पीछे भी सन है, टाइड की एनर्जी के पीछे भी सन है। तो बायोमास भी सन से हो गया, तो न्यूक्लियर एनर्जी सही आंसर होगा। न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे का रीजन सन नहीं कह सकते हैं हम, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी के केस में सन नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये सन से ड्राइव नहीं हो रही है। यहाँ पर हम यूरेनियम का यूज कर रहे हैं या हाइड्रोजन के एटम्स का यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन का यूज करते हैं, ना कि सन की एनर्जी का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल एंड द सन एज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स को, फॉसिल फ्यूल की एनर्जी को हमें कंपेयर करना है सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी के साथ। करते हैं, देखिए। तो एनर्जी सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो दो को कंपेयर करना है, फॉसिल फ्यूल और सोलर एनर्जी को। सबसे पहले देखते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो फॉसिल फ्यूल कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, आने वाले समय में जो है इन्हें दोबारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो लाखों करोड़ों साल लगते हैं कोयले को, पेट्रोल को बनने में, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम ये सब फॉसिल फ्यूल है, डीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जबकि सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, लगातार प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। सोलर एनर्जी सन से मिलने वाली एनर्जी हमें रोज लगातार मिलती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी है। अवेलेबिलिटी देखें, ये डायरेक्टली अवेलेबल है ह्यूमंस के लिए, कोल, पेट्रोल, डीजल डायरेक्ट अवेलेबल है, और ये भी अवेलेबल है फ्रीली और अबाउंडेंट मात्रा में, अनलिमिटेड मात्रा में, ठीक है। यहाँ पर दूसरा, अब रिन्यूएबल दोबारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, नहीं। नॉन रिन्यूएबल है, अगर समाप्त हो गए दोबारा नहीं बनाए जा सकते। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, बार बार प्रोड्यूस की जा सकती है, सन से भी बार बार प्रोड्यूस होती रहती है, और हम भी इसको बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। बनने में कितना समय लगता है अगर दोबारा बनाना पड़ जाए, तो लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इट टेक मिलियंस ऑफ द ईयर फॉर फॉर्मेशन। और सन से तो एनर्जी लगातार बनती रहती है, कॉन्स्टेंटली लगातार बनती रहती है, तो बनने में समय की अगर हम तुलना करें, कॉस्ट को देखें तो बहुत महंगा, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये इसकी कोई ना कोई कॉस्ट तो जरूर होगी, कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। सोलर एनर्जी के लिए बस हमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बस हमें क्या चाहिए, सोलर पैनल या सोलर कुकर या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जिससे हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो बाकी सोलर एनर्जी तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये बात समझ में आ गई, हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो कंपैरिजन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर बायोमास को कंपेयर करना है किसके साथ में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के साथ में। बायोमास को, बायोमास या गोबर गैस या लकड़ी से मिलने वाली एनर्जी या कोयले से मिलने वाली एनर्जी को हम पावर प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से, खासतौर से डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं उससे कंपेयर करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर चीजों को देखें तो बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही क्या है, रिन्यूएबल है, बार बार प्राप्त की जा सकने वाली एनर्जी है, ठीक है। बार बार हमें प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। गोबर गैस
या गोबर से मिलने वाली एनर्जी या लकड़ी से मिलने वाली एनर्जी रिन्यूएबल है। इसी तरह से वाटर से मिलने वाली एनर्जी भी रिन्यूएबल है। ये हमें डेड प्लांट से और एनिमल वेस्ट से मिलती है। यहाँ पर हमें वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को यूज करना होता है, ठीक है। तो पानी को स्टोर करते हैं अच्छी हाइट तक, यानी डैम्स में हम पानी को स्टोर करते हैं, तो बांध बनाने पड़ते हैं, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगी जब बांध पर अच्छी हाइट तक वाटर हम स्टोर करते हैं। तो वाटर को स्टोर करने के लिए, अच्छी ऊंचाई तक स्टोर करने के लिए डैम्स की जरूरत होती है। यहाँ पर ये हमें डेड प्लांट और एनिमल से मिलती है बायोमास एनर्जी, नेचुरली रिप्लेस्ड होती है और इसके बनने का एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये रिपीटेडली बनाई जा सकती है, ठीक है, पर इसका बनाने का एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, मैकेनिकल प्रोसेस है। उसके लिए हमें डैम की जरूरत होती है, उसके लिए हमें टरबाइन की जरूरत होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए हमें जनरेटर की जरूरत होती है। तो यह ये एक तरह से मैकेनिकल प्रोसेस है, इसके लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल, वुड से प्रोड्यूस हो जाएगी, गार्बेज से प्रोड्यूस हो जाएगी, एनिमल वेस्ट से प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए कुछ नहीं है, हमें वाटर को स्टोर करना है और या उसकी पोटेंशियल एनर्जी का यूज करना है, ठीक है। और ये एनर्जी का प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जबकि हाइड्रो पावर का प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इस पर हम पहली बात कर चुके हैं, तो ये चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द limitations of extracting energy from the wind, waves और tides। हवा, तरंग और टाइड से, ज्वार भाटा से जो एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, उसके प्राप्त करने में क्या लिमिटेशंस हैं, ये हमें समझना है। क्या लिमिटेशंस हैं इनसे एनर्जी प्राप्त करने में? तो देखो, सबसे पहले विंड एनर्जी जो हमें विंड मिल से मिलती है, इसको प्रोड्यूस करने की लिमिटेशन ये है कि हवा की स्पीड 15 किलोमीटर पर घंटे से ज्यादा होनी चाहिए पहले तो, तभी ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं विंड मिल्स, अगर हवा तेज चले। दूसरा, हमें इसके लिए बहुत बड़े एरिया की जरूरत होती है, ज्यादा एरिया की जरूरत होती है जहां ये लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वो लगाने पड़ेंगे विंड मिल, तभी अच्छी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। किसी एक पिलर के लगाने से, एक विंड मिल के लगाने से उतनी एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें सैकड़ों विंड मिल्स लगानी पड़ेगी बहुत अच्छी अमाउंट में एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये दो डिसएडवांटेज हैं, जब हम बहुत ज्यादा लगानी पड़ेंगी तो बहुत ज्यादा पैसा भी लगेगा और बहुत ज्यादा एरिया भी कवर होगा। तो विंड की लिमिटेशन समझ गए, फिर आगे बात करेंगे विंड्स की। तो एक तो हवा तेज चाहिए, विंड मिल नीड विंड स्पीड ग्रेटर देन 15 किलोमीटर पर आवर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड एनर्जी, एंड लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स, बहुत सारी विंड मिल्स लगानी होंगी, लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस द फिजिबल आउटपुट, और इसीलिए कवरिंग ऑफ वास्ट एरिया, और एक बड़े एरिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक अच्छी अमाउंट में फिजिबल आउटपुट हमें चाहिए, अगर अच्छी मात्रा में, थोड़ी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो बहुत सारे विंड मिल्स को लगाने के लिए बहुत सारे एरिया की आवश्यकता होगी। दूसरी लिमिटेशन देखते हैं वेव्स से मिलने वाली एनर्जी की। तो वेव्स से मिलने वाली एनर्जी की लिमिटेशन यही है कि वेव्स जो हैं, जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं वो अच्छी स्ट्रॉन्ग वेव्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग वेव्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वेव्स प्रोड्यूस होने से इसकी जो मोशन है, ये मोशन ज्यादा होगा, और ज्यादा मोशन होने से एनर्जी प्रोड्यूस ज्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग ओशियन वेव्स आर नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम वेव्स। तो वेव्स का हमें समझ गया, विंड का हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं टाइड्स का। अब टाइड्स से क्या है, टाइड की लिमिटेशन क्या है? हाई टाइड्स आने चाहिए, हाई टाइड आएंगे। दूसरा, अब हाई टाइड आने के लिए तो किसकी रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन, मून और अर्थ, इस पे डिपेंड करता है। हाई टाइड आए तो हाई टाइड्स आने को है, क्या रिक्वायरमेंट है? हाई टाइड्स आने को है। तो हाई टाइड होने के लिए क्या हो, हाई टाइड कब आएगा? जब मान लो ये अर्थ है, यहाँ सन है, अर्थ, ये सन है और ये मून है, तो इन दोनों की पोजीशन क्या होनी चाहिए? ऐसे 90 डिग्री पे होनी चाहिए। तो जब ये 90 डिग्री पे होंगे अर्थ, मून और सन से, तो तीनों, तो हाई टाइड आने की ये रिलेटिव पोजीशन होती है, तब हाई टाइड्स आते हैं। तो तभी उसी समय जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है ज्यादा मात्रा में, बाकी समय ये कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है। तो एक तरह से लिमिटेशन है हाई टाइड्स की वजह से, इसका जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होता है। क्लियर है? क्या होता है कि जैसे ये टाइडल बेसिन है, हाई टाइड आया, इसमें पानी भर गया टाइडल बेसिन में, फिर ये पानी यहाँ से धीरे धीरे मूव करके ओशन की तरफ जाएगा, तो उस बीच में ये टरबाइन को क्या करेगा? रोटेट कराएगा। जब ये टरबाइन को रोटेट कराएगा तो इससे जुड़े हुए जो जनरेटर है वो रोटेट होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर के हम आगे उसको ले जा सकते हैं। तो इस तरह से टाइड की सिचुएशन में हम जो है गेट के इधर पानी भर लेते हैं, और फिर वो पानी घूमते घूमते इसको टरबाइन को घुमाते हुए वापस जाता है। तो जब इधर खाली हो जाता है तो फिर पानी इस तरफ आने लगता है, इस तरह से रोटेशन से हमें इलेक्ट्रिसिटी
मिलती है टरबाइन के रोटेशन से। तो वाटर की मूवमेंट क्रिएट करने के लिए हमें बैराज बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े स्लाइडिंग गेट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये सब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हाई टाइड का आना बहुत जरूरी है, तभी इसमें जो है पानी जो है वो भरेगा, तभी उसको फिर हम यूज कर सकते हैं रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है सन, मून और अर्थ की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस वुड यू क्लासिफाई एनर्जी सोर्सेज एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। दूसरा है एग्जिस्टिबल और नॉन एग्जिस्टिबल। तो किस बेस पर आप किसी को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कहेंगे, पहले ये देखें। तो रिन्यूएबल हम तब कहते हैं जब वो एक नेचुरली रिप्लेस्ड ओवर द टाइम, कुछ ही समय में नेचुरली जो है वो दोबारा बनाए जा सकते हो, उनसे दोबारा एनर्जी प्राप्त की जा सकती हो। दोबारा प्राप्त कर लेंगे तो कम समय में, तो उसको कहेंगे रिन्यूएबल। जैसे सन से मिलने वाली एनर्जी है, विंड से मिलने वाली एनर्जी है, वाटर से मिलने वाली एनर्जी है और बायोमास से मिलने वाली एनर्जी है, ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इनको हम रिन्यूएबल एनर्जी कंसीडर करेंगे। और अगर उनको कम समय में, एक निश्चित समय में नेचुरली दोबारा प्राप्त ना किया जा सके, दोबारा रिप्लेस ना किया जा सके, तो हम क्या कहेंगे? वो नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कोयला लाखों करोड़ों सालों में बनता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और ये खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा प्राप्त करना आसान नहीं है, लाखों करोड़ों साल लगते हैं बनने में। तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। फिर एग्जिस्टिबल और इनएग्जिस्टिबल। एग्जिस्टिबल मतलब खत्म हो जाने वाले, और इनएग्जिस्टिबल तो खत्म नहीं होंगे। तो एग्जिस्टिबल दे विल बी डिप्लेट समाप्त हो जाएंगे ओवर द टाइम। ठीक है, अगर ऐसे यूज करते रहे तो आने वाले कुछ 100 सालों में ये खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो ये हो गए एग्जिस्टिबल। फिर इनएग्जिस्टिबल सोर्सेज की अगर बात करें तो वो जो कभी खत्म नहीं होंगे, विल नॉट रन आउट ऑफ द फोरेसिबल फ्यूचर, आने वाले कुछ समय में या आने वाले समय में, भविष्य में समाप्त नहीं होंगे। यानी ये एक तरह से अनलिमिटेड है। ठीक है, एक तरह से हम बायोमास को भी कह सकते हैं इनएग्जिस्टिबल। ठीक है, पर यहाँ पर बायोमास से भी बेटर एग्जांपल क्या होगा? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ये एक तरह से इनएग्जिस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। तो सही बात है, दोनों चीजें जो है वो ऑप्शन ए और बी दोनों सेम है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में रखे गए हैं। दोनों बातें कहती सेम चीजें हैं। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कहना, एग्जिस्टिबल और इनएग्जिस्टिबल कहना एक ही सेम चीज को दर्शाता है, बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दर्शाता है। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ आइडियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या क्वालिटी होंगी? पहले भी ये मैंने 2 क्वेश्चन में डिस्कस किया है। कोई भी आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जो इजीली अवेलेबल हो, उसकी कॉस्ट लो होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव हो या लो कॉस्ट हो, इजीली अवेलेबल हो, धुआं कम देता हो, स्मोक फ्री हो, पॉल्यूशन फ्री हो, तो वो अच्छा फ्यूल कहेगा, अच्छी एनर्जी का सोर्स कहा जाएगा। आसान होना चाहिए उसको स्टोर करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना आसान होना चाहिए। साथ ही इससे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन इट बर्न, जलाने पर अधिक मात्रा में हीट देते हो, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हो, इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो, इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली मिलते हो। ठीक है, ये सब चीजें हैं। कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? लो हो। ये चीजें हमने 2-3 बार डिस्कस कर ली हैं, तो बाकी क्वेश्चंस भी आप देख लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए सोलर कुकर। आर देयर प्लेसेस वेयर द सोलर कुकर वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी। तो सोलर कुकर के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं? क्या कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सोलर कुकर को यूज नहीं किया जा सकता या इनका यूज लिमिटेड हो जाता है? तो देखो, एक टेबल बना करके यहाँ समझते हैं सोलर कुकर क्या है, वो मैंने पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। तो अब यहाँ पर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो ये 3 एडवांटेज हैं और यहाँ पर ये 3 डिसएडवांटेज हैं। समझो, सबसे पहले एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी सोर्स, क्योंकि सोलर कुकर में सन की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ये क्लीन है, साफ एनर्जी है, क्लीन है, इनएग्जिस्टिबल है, कभी समाप्त नहीं होगी, रिन्यूएबल है, बार बार प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो एडवांटेज है। कॉस्ट की अगर मैं देखूं तो कोई एक्सपेंसिव नहीं है, नॉट एक्सपेंसिव टू यूज। एक बार हमने अगर सोलर कुकर खरीद लिया, फिर उसको यूज करना तो फ्री है, सोलर एनर्जी तो फ्री है।
तो क्योंकि सनलाइट क्या है, फ्री है, तो या फिर और अनलिमिटेड है, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देखें तो क्या इससे कोई धुआं निकलेगा, नहीं निकलेगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि ये कोई भी इमिशंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं और इनमें कोई फ्यूल भी यूज नहीं होता है। जब फ्यूल यूज नहीं होता तो इमिशंस भी नहीं होंगे। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। इनिशियल कॉस्ट हाई है। इनिशियल कॉस्ट मतलब सोलर कुकर खरीदने की कॉस्ट हाई है, तो एक तरह से वो महंगा पड़ेगा शुरुआत में सोलर कुकर खरीदना, तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, यहाँ वेदर पर डिपेंडेंस है। वेदर पर डिपेंडेंस है कि मौसम अगर साफ नहीं होगा तो सनलाइट नहीं मिलेगी तो खाना भी नहीं पक पाएगा, और इसीलिए जो जिन दिनों में बादल घिरे रहते हैं, क्लाउडी डेज होते हैं, उन दिनों में सोलर कुकर में खाना नहीं बन सकता क्योंकि उन दिनों के लिए ये इनइफेक्टिव है। ठीक है, तो प्रॉपर्ली उस समय ये वर्क नहीं करते, तो इसलिए ऐसे एरियाज जहां पर क्लाउडी मौसम रहता है उनके लिए ये नहीं यूज हो सकते। तो वही जो बात है कि किन रीजन में, ठीक है, कहाँ इनकी लिमिटेड यूटिलिटी है। तो ऐसे एरियाज जहां दिन छोटे होते हैं, एरियाज विद शॉर्ट डेज और फ्रीक्वेंट क्लाउड कवर, और जहां बादल बहुत ज्यादा आते हैं, बार बार बादल आते हैं और छोटे दिन होते हैं, उन एरियाज में हम सोलर कुकर का यूज ज्यादा नहीं कर सकते। सोलर कुकर का यूज इन एरियाज में लिमिटेड ही हो सकता है और नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है इसमें? तो इसी तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे क्वेश्चंस के आंसर उस प्लेलिस्ट में हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी आंसर देख सकते हैं और चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है। तो सारे चैप्टर यहाँ तक के आपके 13 चैप्टर पहले हो चुके हैं और ये 14 चैप्टर हम कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी। एनर्जी की डिमांड बढ़ने के पर्यावरण पर क्या प्रभाव होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एनर्जी की डिमांड अगर हम देखें तो लगातार बढ़ रही है, और क्या स्टेप लेने चाहिए कि एनर्जी कंजप्शन घटे। देखो 1980 के दशक में दुनिया भर में करीब 100-120 बैरल के आसपास एनर्जी की डिमांड थी, जितना पेट्रोलियम से होती है उस टोटल को अगर मिलाएं तो सारी एनर्जी को अगर मिलाएं तो लगभग 120 मिलियन बैरल पेट्रोलियम के बराबर एनर्जी की डिमांड थी, क्योंकि उसमें सारी एनर्जी की डिमांड पेट्रोलियम से पूरी नहीं हो रही, तो उसको टोटल मैंने पेट्रोलियम में कन्वर्ट करके लिया है। आज अगर हम देखें 2020 में ये डिमांड 300 से ऊपर जा चुकी है, 300 प्लस मिलियन में, और बढ़ते हुए जाएगी। अनुमान के तहत 2050 में 400 मिलियन बैरल को भी पार कर जाएगी एनर्जी की डिमांड। इसका इंपैक्ट क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बनेगी, ये इसका हाई इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट को समझते हैं और इसको कम करने के लिए क्या करना है ये देखते हैं। तो अगर जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण शुरू हुआ है, 1800 के दौर से देखें तो औद्योगिकरण शुरू हुआ भारत में, 1900 के बाद आया। औद्योगिकरण जब से हुआ है तब से लगातार एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाएगी तो इसमें जो है हम फोसिल फ्यूल्स का ज्यादा कंजप्शन करेंगे, कोयले का ज्यादा कंजप्शन होगा, पेट्रोल का, डीजल का, क्योंकि यही हमारे पास इजीली एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे एनर्जी की डिमांड को मीट करते हैं। और इंक्रीज यूज ऑफ फोसिल फ्यूल्स हैज ए डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इनका ज्यादा यूज का बहुत बड़ा हानिकारक प्रभाव, डेट्रीमेंटल इंपैक्ट होता है एनवायरनमेंट पर, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दीज फ्यूल्स रेजेस द ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एक्सेट्रा। ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो बहुत प्रोड्यूस होती हैं, इनको जलाने पर, कोयला जलाने पर, पेट्रोलियम को जलाने पर, और ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा अधिक होने से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। राइजिंग द ग्रीन हाउस लेवल इन एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। अर्थ के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ना ही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। हमारे आसपास का तापमान बढ़ता है कब? जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती है, और जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती है आसपास का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने से ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलती है, ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलती है तो समुद्र में जो पानी का स्तर है वो बढ़ता है। इट कॉज द राइजिंग ऑफ सी लेवल्स। सी लेवल्स का बढ़ना मतलब कि समुद्र की बर्फ का, ग्लेशियर्स की बर्फ का ज्यादा पिघलने के कारण सी लेवल्स बढ़ने लगते हैं। तो ये सब कारण है। इस कारण हमें किसके कारण देखने को मिल रहा है? एनर्जी की डिमांड बढ़ने के कारण ये सब देखने को मिल रहा है। अब व्हाई इट इज नॉट फिजिबल, ये तो संभव नहीं है कि कंप्लीटली हम एलिमिनेट कर दें फोसिल फ्यूल्स को। अभी तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि फोसिल फ्यूल्स को यूज करना कंप्लीटली बंद कर दें, पर हमें कुछ मेजर्स लेने होंगे, सर्टेन मेजर्स दैट कैन हेल्प टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग।
कुछ ऐसे हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिनसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। जैसे कि यूजिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इफिशिएंटली, हमें ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करने हैं जो 5 स्टार रेटिंग वाले हों, जो एनर्जी कम कंज्यूम करें, और इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट हमें अवॉइड करना होगा, रोकना होगा। रूम्स के अंदर लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं और रूम में कोई भी नहीं बैठा हुआ, ठीक है, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट रोकना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो है ज्यादा डिमांड जो है एनर्जी की वो ना बढ़े। एनर्जी की डिमांड कम जब ही होगी जब हम एनर्जी का सही उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सही उपयोग करेंगे। अननेसेसरी जो वाटर यूज है, वाटर को हम वेस्ट कर देते हैं अननेसेसरी। आजकल जो है गाड़ियों को धोने के लिए जो है पूरा समर चला करके गाड़ियों को धोया जा रहा है, घंटे घंटे जो है समर चला के छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है, ये वाटर को वेस्ट करना है। तो एक तरह से हम एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही प्रमोटिंग द मास ट्रांजिट सिस्टम। मास ट्रांजिट सिस्टम यानी जिसको हम कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने से क्या होगा, जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम होगा, क्योंकि अगर 100 लोग अलग अलग गाड़ी से जाएंगे तो फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा, जबकि 100 लोग अगर एक ही बस से यात्रा कर रहे हैं तो फ्यूल कंजप्शन कम होगा। तो मास ट्रांजिट सिस्टम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए। साथ ही मास ट्रांजिट सिस्टम को अच्छी तरह डेवलप किया जाना चाहिए। पब्लिक के लिए बेहतर रेल की बस की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तभी तो पब्लिक उसमें ट्रेवल करेगी। तो बेहतर बस और पब्लिक रेल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, तो उससे फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा। फ्यूल कंजप्शन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी वो कम होगी, ठीक, ग्रीन हाउस गैसों का प्रोडक्शन भी कम होगा। तो मास ट्रांजिट सिस्टम को इंप्रूव किया जाना चाहिए ऑन अ लार्जर स्केल। इट ऑल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस तरह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन कम होगा और हम इन्वायरमेंट को कंजर्व या प्रोटेक्ट कर पाएंगे अगर हम ये सब स्टेप्स रेगुलरली लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहां तक हम चीजों को समझ चुके हैं, क्लियर है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर, समझ में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं। कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।